देखिए, महत्तम समापवर्तक पढ़ने से पहले आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है और हमें इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 दूध के बर्तन है। ये हुआ आपका पहला बर्तन, ये हुआ आपका दूसरा बर्तन, ये हुआ आपका तीसरा बर्तन, और तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। मतलब इस पहले बर्तन की धारिता कितनी है, 24 लीटर, है ना। मतलब इस पहले बर्तन में सिर्फ 24 लीटर ही दूध आ सकता है। ठीक इसी तरह से दूसरे बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर, और तीसरे बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। मतलब पहले बर्तन में 24 लीटर दूध आ सकता है, दूसरे बर्तन में 36 लीटर दूध आ सकता है। ठीक इसी तरह से तीसरे बर्तन में 60 लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, अब इस चौथे बर्तन की कैपेसिटी या फिर धारिता ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि ये तीनों बर्तनों को पूरी तरह से भर दे। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस चौथे बर्तन की धारिता निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए हम लोगों को 24, 36 और 60 तीनों के फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, मतलब गुणनखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस गुणनखंड का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी संख्या के गुणनखंड, है ना, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर। जैसे कि ये 24 है ना, तो 24 के कौन कौन से गुणनखंड है, चलिए निकाल लेते हैं। 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 24 जो है 1 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 और 12 और 24, है ना। मतलब 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इन सभी से ये 24 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब 36 के कौन कौन से गुणनखंड है। 36 कौन कौन से संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, 3 से भी होगा, 4 और 6, 9 से भी हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 से भी होगा, और 18, ठीक है, और 36। देखिए 36 जो है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, इन सभी से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 60 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 60 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी होगा, 10 से, 12 से भी हो जाएगा, 15, 15 चौके 60, हाँ, 20 से भी होगा, 20 तिया 60, 2 मतलब 30 से भी होगा, और 60 से, है ना। इन सभी से 60 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 24, 36 और 60 तीनों के गुणनखंड में से, ठीक है, तीनों के गुणनखंड में से सभी के कॉमन अंक को हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से अंक कॉमन है ना। और सबसे बड़े समान कॉमन अंक जो है वही महत्तम समापवर्तक होता है ना। चलिए देखिए 24 के गुणनखंड में भी एक है, 36 के में भी एक है, और यहाँ पर 60 के गुणनखंड में भी एक कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ, है ना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। ठीक है, 24 वाले गुणनखंड में 3 है, 36 में भी 3 है, और 60 वाले में भी 3 है। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये हुआ आपका 4। ठीक है, 24 वाले में 5 नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, लेकिन 6 है। ठीक है, 6, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, 8 नहीं है। ठीक है, 12, और कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 12। देखिए इन सभी के गुणनखंड में, मतलब 24, 36 और 60 के गुणनखंड में सबसे बड़ा और समान गुणनखंड कौन सा है, 12 है ना। मतलब 24, 36 और 60 के महत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है ना। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 24, 36 और 60, है ना। इसके महत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है ना। मतलब इस चौथे बर्तन का कैपेसिटी कितना होगा, 12 लीटर होगा। ठीक है, 12 लीटर जो इन तीनों बर्तनों को पूरा पूरा भर देगा। देखिए अब ये 24 लीटर वाला बर्तन 2 बार में पूरा भर जाएगा,
36 लीटर वाला बर्तन 3 बार में पूरा भर जाएगा, है ना। इसी तरह से 60 लीटर वाला बर्तन 5 बार में पूरा भर जाएगा, है ना। 12 पंछे 60 मतलब 5 बार में ये पूरी तरह से भर जाएगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक का उपयोग हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए करते हैं, है ना। और इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक, है ना, या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान गुणनखंडों में से सबसे बड़ा समान गुणनखंड महत्तम समापवर्तक कहलाता है ना। सबसे बड़ा समान गुणनखंड का मतलब क्या है, यहाँ पर 12 से है, ठीक है। देखिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि और भाग विधि, है ना। चलिए पहला विधि कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। हम लोगों का पहला विधि कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए यहाँ पर इस अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या जो है एक और खुद के सिवाय किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब 24, 36 और 60, है ना, तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, है ना। चलिए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले, 24, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिए, अभाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोगों का 2 है ना, न कि एक जो है नहीं अभाज्य संख्या है नहीं भाज्य संख्या है ना। देखिए अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं जबकि एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है ना। इसलिए वह ना तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, वह एक जो है अद्वितीय संख्या है, ठीक है। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। चलिए फिर से 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, ठीक है। फिर कौन सी संख्या से कटेगा, 3 से, ठीक है। 3 एकम 3। इसी तरह से 36 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे, चलिए 36 पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नियम 18, फिर 2 से 2 चौके 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। ये 3 से जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह 60 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, चलिए 2 से 2 तिया 6, 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6 मतलब 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा, ठीक है। 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है। मतलब 24 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, चलिए 24 के, है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसी तरह से 36 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, ठीक है। इसी तरह से 60 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है, चलिए 60, है ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं में कौन कौन से उभयनिष्ठ है उसे निकालते हैं, है ना। मतलब इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है उसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी और तीनों गुणनखंड में 3 भी समान है ना। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। और यहाँ भी 3 है। अब इन तीनों में जो भी कॉमन है ना, उसका गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी तीनों में 2 है, ठीक है, 2 गुना यहाँ पर भी 2 है, तीनों में 2 गुना यहाँ भी तीनों में 3 है, ठीक है, 3, है ना।
कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, है ना। मतलब 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, 12, ठीक है। महत्तम समापवर्तक बराबर 12, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 24, 36 और 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अलग अलग, है ना। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 36 के भी निकाल लिए और 60 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, है ना। अब इन सभी में कॉमन अंक कौन कौन है उसे गोला करते हैं, ठीक है, और उन सभी का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का महत्तम समापवर्तक निकल जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में इसी तरह से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अगले विधि को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों का दूसरा विधि कौन सा है, अपवर्तक विधि, है ना। इस अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अपवर्तक विधि को हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। 24, 36, 60, है ना। अपवर्तक विधि में क्या होता है, हम लोग 24 के गुणनखंड निकालते हैं पहले, है ना। 24, 36 और 60 के अलग अलग गुणनखंड को लिखते हैं, ठीक है। चलिए 24 के कौन कौन से गुणनखंड थे, इससे पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कौन कौन सा है, 24 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, है ना। ठीक इसी तरह से 36 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, है ना। इसी तरह 60 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 और कौन सा है 20, 30 और 60, है ना। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, देखिए तीनों में एक भी है, देखिए तीनों में एक है, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5 नहीं है, ठीक है, 6, 8 नहीं है, डायरेक्ट 12। अब इन सभी में सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, 12, है ना। इसलिए 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 12 होगा, है ना। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की हम लोगों की लास्ट व तीसरी विधि कौन सी है, भाग विधि, है ना। चलिए 24, 36 और 60, है ना। देखिए इस भाग विधि में क्या होता है कि हम लोग तीनों संख्याओं को एक साथ लेते हैं, है ना, और ऐसी अभाज्य संख्या से भागते हैं जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे, है ना। चलिए 24, 36, ठीक है, और 60, है ना। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 2, देखिए 2 जो है इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0। देखिए ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। देखिए अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना, किससे होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर 6 भी 3 से चला जा रहा है, 9 भी, हाँ 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, है ना, तो 2 से सिर्फ एक ही संख्या विभाजित हो रहा है, 2 से एक ही अंक विभाजित हो रहा है ना। 3 जो है छूट जा रहा है और 5 भी छूटेगा, है ना। इसलिए हम लोग अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग विधि में 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, चलिए महत्तम समापवर्तक कितना होगा, चलिए सभी को लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3,
कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, है ना। इसी तरह से भाग विधि द्वारा आप महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे अच्छी तरह से आप लोग स्टडी कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।